वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर जेल में सपा विधायक इरफान से मिलेंगे अखिलेश यादव। 20 दिसंबर को कानपुर में जेल जाकर मुलाकात करेंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव की मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर जेल में सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलेंगे और 20 दिसंबर को कानपुर जेल में मुलाकात होगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव मिलेंगे। आपको बता दें कि एक महिला की जमीन कब्जाने और आग लगाने के आरोप में इरफान सोलंकी फरार चल रहे थे। हालांकि उन्होंने सरेंडर किया, उनको जेल भेजा गया है और अब बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। फर्जी आधार कार्ड का मामला भी सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच खबर आ रही है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 दिसंबर को कानपुर जेल जाएंगे इरफान सोलंकी से मुलाकात करने के लिए। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर ब्रेक जारी रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक को बरकरार रखा है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से इलेक्शन डेट जारी न करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने अभी अगली सुनवाई तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये रोक 20 दिसंबर तक लगाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का जवाब जानने के बाद ही अब हाईकोर्ट आगे फैसला सुनाएगा। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरक्षण रोस्टर में ओबीसी रिजर्वेशन को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया था। लेकिन इस मुद्दे पर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी घमासान भी तेज हो गया है। आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे। एक तरफ जहां निकाय चुनाव कानूनी दांवपेच में फंस गया है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि अब हाईकोर्ट सरकार का पक्ष जानने के बाद ही फैसला देगा। मुजफ्फरनगर की खदौली सीट जीतने के बाद कुछ दिखाई दे रहे हैं। रालोद सपा गठबंधन में टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर रालोद बड़ा दावा करने की तैयारी है, जिसके बाद सपा खेमे में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि मेरठ के एसडीएम गार्डन में रालोद नेताओं की गोपनीय बैठक के बाद मेरठ के 16 निकायों में से 8 सीटों पर मजबूत दावा ठोक दिया गया है, जिसने सपा नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल जिले में 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत हैं। इन 16 निकायों में से 8 निकायों पर रालोद का मजबूत दावा है। मेयर, 6 नगर पंचायत और मवाना नगर पालिका पर रालोद ने दावा ठोका है। मेयर सीट पर भी रालोद के दावे से सपा खेमे में बेचैनी है। साथ ही चंद्रशेखर के लिए रालोद बहसूमा नगर पंचायत पर दावा कर रही है। इस नए समीकरण से सपा के पास 16 में से 7 निकाय ही बचे हैं। समाजवादी पार्टी हमारे साथी है और हमने उनको विधानसभा लड़ने का, जिस तरह से हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मौका दिया, हमारे यहाँ मेरठ की इच्छा है कि ये जो महापौर का पद है वो हमें मिले और हमें मिलेगा तो हम उसको जीतने का काम करेंगे। बैठक के बाद रालोद पदाधिकारियों ने जयंत चौधरी को रिपोर्ट भेज दी है। लेकिन मेरठ की मेयर सीट पर विधायक अतुल प्रधान और रफीक अंसारी सपा की टिकट पर अपनी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मेयर सीट पर गठबंधन में दावा दोनों तरफ से है। ऐसे में फैसला जयंत और अखिलेश को करना होगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी तक वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही कमर कस ली है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल एक बार फिर तीसरे मोर्चे की संभावना को तलाश रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पार्टी के संस्थापक ने दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। नए दफ्तर पर नेताओं की मौजूदगी भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे की सियासी पहल मानी जा रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव निकल रहे हैं, यहाँ पे समर्थकों का भारी हुजूम है। वो खुद केसीआर की गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठ के अखिलेश यादव अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के एक साथ आने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल 2024 के चुनाव से पहले एक साथ आएंगे। इसके लिए ममता, नीतीश और केसीआर पहल कर रहे हैं। केसीआर और अखिलेश की मुलाकात उसी सियासी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। चुनाव आयोग से भी नाम को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद दिल्ली में इस दफ्तर का उद्घाटन हुआ। निकाय चुनाव को लेकर सभी दल पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के पहले सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इन सब के बीच सुभाषपा ने इस बार अकेले अखाड़े में उतरने का मन बना लिया है। निकाय चुनाव के अखाड़े में हर दल अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। सुभाषपा ने एकला चलो की नीति बनाई है। सुभाषपा इस बार अपने दम पर सियासत को साधेगी। ओपी राजभर ने निकाय चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है, साथ ही जीत का दावा भी ठोक दिया है। जो ऐलान हो जाता है तो पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ओपी राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तब किया जब उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है।
इस सवाल पर राजभर ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो उनसे दूर नहीं हुए, मतलब उन्हें भरोसा है कि अलग हुए लोग फिर से एकजुट होंगे। हमसे कोई दूर नहीं है, हमसे कोई दूर नहीं है। परिवार के लोग हैं, परिवार में जब किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो दूर चला जाता है और फिर जा करके फिर धीरे धीरे लौट के आता है। जाहिर है उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत चरम पर है। कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक अब 20 दिसंबर के बाद ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। यूपी में लगातार चल रही जीएसटी टीम की छापेमारी पर अब सियासी रंग लेती जा रही है। देश में कई जगहों पर व्यापारियों के आंदोलन के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। छापेमारी के विरोध में बाजारों से लेकर सियासी गलियारों तक पारा हाई है। बसपा प्रमुख मायावती ने जीएसटी टीम की छापेमारी को लेकर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और कार्यशैली का ही परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे छापेमारी से तंग होकर आंदोलन को मजबूर है, किंतु सरकार निश्चिंत है, उसका जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। क्या ऐसी सोच उचित जनहितैषी? दरअसल यूपी में कई दिनों से चल रही जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारी वर्ग भी नाराज है, जिसको देखते हुए मायावती के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा है। जीएसटी की रोक नहीं लगाई, समाजवादी पार्टी से डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे। बसपा और सपा के अलावा कांग्रेस ने भी जीएसटी टीम के एक्शन को सियासी रंग देने की कोशिश की है। जीएसटी जिसके बारे में राहुल जी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी का फुल फॉर्म, आज वो साबित हो रहा है कि गब्बर आ गया। उत्तराखंड में तीरंदाजी प्रतियोगिता के आगाज के दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। देहरादून पुलिस लाइन में तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने खेल कोटे की घोषणा की है। साथ ही जल्द से जल्द कोटे को लागू करने की बात कही है। खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस मौके पर सीएम धामी ने न सिर्फ खेल की खूबियों को गिनाया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खेल संस्कृति का निर्माण हो रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। दरअसल उत्तराखंड में 11वां ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। 4 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर की 26 टीमों के 395 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर सीएम धामी खुद तीरंदाजी करते नजर आए और खेल कोटे की घोषणा से खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें, अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं। वहीं अरुणाचल के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के झड़प के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की करीब 136 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है, जहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट भी सीमा की टोह ले रहे हैं और भारतीय सैनिक 24 घंटे बॉर्डर पर चौकसी कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये घटना हुई कि चाइना की आर्मी ने घुसपैठ की एक कोशिश की, जिसको भारतीय आर्मी ने नाकाम कर दिया। उसके बाद यहाँ भी आईटीबीपी के जवान यानी हिमवीर उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। दिल्ली से एक मैसेज है 2 दिन से कि वो पूरी चौकसी के साथ अपनी सरहद की निगरानी रखेंगे, पूरी निगहबानी में सारी गतिविधियां होंगी। लेकिन उत्तराखंड में लगभग 345 किलोमीटर की सीमा चीन तिब्बत से मिलती है। एलएसी में तवांग में हुए बवाल के बाद उत्तराखंड की सरहदों पर भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि पहले भी चीन बाड़ा होती एलएसी क्षेत्र में 63 बार घुसपैठ कर चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत को चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए कई बार क्षेत्र में तैनात अपने फाइटर जेट्स को उतारना पड़ा। सूत्रों की माने तो बीते कुछ हफ्तों में 2-3 बार ऐसा हुआ जब वायुसेना को एलएसी के पार आने की कोशिश कर रहे ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमान उतारने पड़े। वायुसेना ने इन खतरों से निपटने के लिए सुखोई 30 MKI जेट्स का सहारा लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार की मुहिम रंग ला रही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए विदेश में सीएम योगी की टीम को भरपूर समर्थन मिल रहा है। लगातार निवेशक यूपी में निवेश के लिए अपनी सहमति जता रहे हैं। लाखों करोड़ों के निवेश के बाद अब हाल ही में अबू धाबी में 10,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। लुलु एलाना ग्रुप समेत कई कंपनियों ने एमओयू किया। मेडिकल फैसिलिटेशन के क्षेत्र में यूएई निवेश करेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी यूपी में निवेश को तैयार हैं। दक्षिण कोरिया, ब्राजील के निवेशक भी यूपी आने को तैयार हैं। बेल्जियम से यूपी की मजबूत व्यापारिक भागीदारी संभव है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेगा अमेरिका। यूरोप के 6 देशों पर यूपी सरकार का खास फोकस है। दरअसल सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को अलग अलग देशों में निवेश के लिए भेजा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम मंत्री अलग अलग देशों के दौरे पर हैं और अब खुद सीएम योगी भी जल्द निवेश के लिए कई देशों के दौरे पर जा सकते हैं।
आपको बता दें कि 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होना है, जिसमें यूपी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार की कोशिश यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गोरखपुर के अपर नगर आयुक्त को सस्पेंड कर दिया गया है। लापरवाही के आरोप में सस्पेंशन हुआ। नगर निकाय निदेशालय से अटैच किया गया है। गोरखपुर नगर के अधिशासी अभियंता सिविल भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर गोरखपुर के अपर नगर आयुक्त सस्पेंड किए गए हैं। लापरवाही के आरोप के चलते उन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर निकाय निदेशालय से उन्हें अटैच भी कर दिया गया है। गोरखपुर नगर के अधिशासी अभियंता सिविल भी सस्पेंड हो गए। वहीं माफिया मुख्तार पर ईडी का शिकंजा और कड़ा होता जा रहा है। कई सवालों का सच जानने के लिए ईडी ने मुख्तार को कस्टडी में ले लिया है। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट से मुख्तार की रिमांड मिलने के बाद अब ईडी एक्शन मोड में है। 10 दिन की रिमांड के दौरान ईडी अब मुख्तार से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़े तमाम सवाल जवाब करेगी। साथ ही मुख्तार के परिजनों से हुई पूछताछ के आधार पर जवाबों को वेरीफाई किया जाएगा। दरअसल बादा जेल में बंद माफिया मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की अर्जी पर 10 दिन की रिमांड मंजूर हुई है। मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। नवंबर 2021 में भी जेल में मुख्तार के बयान दर्ज हुए थे। मुख्तार के परिवार में कई सदस्यों से भी पूछताछ हुई। बेटा अब्बास साला सरजेल रजा जेल में है। और ये जो है वो पुलिस की टीम जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लेकर मुख्तार अंसारी को आगे की तरफ जा रही है। अब मुख्तार से ईडी की टीम 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक पूछताछ कर सकेगी। हालांकि कोर्ट ने ईडी की कुछ शर्तों के साथ कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मुख्तार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। टॉर्चर न करने वकील से मिलने की छूट रहेगी। वकीलों को रोजाना आधे घंटे मिलने की मोहलत होगी। वकील सिर्फ कानूनी राय के लिए ही मिल सकेंगे। ईडी के काम में दखल नहीं कर सकेंगे वकील। इन्हीं शर्तों के साथ ईडी की टीम अपने दफ्तर में मुख्तार से पूछताछ करेगी। खबर है कि मुख्तार को ईडी की टीम जाँच के लिए मऊ और गाजीपुर भी ले जा सकती है। जनवरी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करने वाली। उससे पहले अजय राय ने अमेठी से चुनाव लड़ने का दावा कर सियासी हलचल बढ़ा दी। 2 दिन पहले उस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकली भारत जोड़ो यात्रा अमेठी पहुंची। गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय से अजय राय की अगुवाई में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये यात्रा सुल्तानपुर, भदोही, चंदौली होते हुए वाराणसी में खत्म होगी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अजय राय ने इस यात्रा का मकसद समझाया। यही इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है कि आज ये जो चीजें हमारे देश स्तर पर राहुल जी ने निकाला, उस यात्रा को ताकत देने के लिए हम लोगों ने आज ये यात्रा यहाँ निकाल रहे हैं। उसको उनको बल मिले, ताकत मिले और ये यात्रा का पूरा जो लोग इसमें चल रहे हैं, इनको पूरा आगे जनवरी में उसमें सब लोग शामिल होंगे। इधर बागपत में भी बड़ी संख्या में तिरंगे के साथ कांग्रेसी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और सरकार विरोधी नारे लगाए। दरअसल एक तरफ राहुल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश स्तर पर कांग्रेसी नेता भारत जोड़ो यात्रा निकालकर राहुल गांधी और पार्टी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी जी लड़ेंगे अमेठी लोकसभा से। निश्चित तौर से आप सब लोगों का स्नेह प्यार उनको मिल रहा है। आप सब लोग लड़ाएंगे, जरूर लड़ेंगे। G20 सम्मेलन के जरिए योगी सरकार ने ब्रांड यूपी को दुनिया के बड़े देशों के सामने स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल G20 सम्मेलन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाना है, जिसमें कुल 11 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन फरवरी से शुरू होगा, जो अगस्त तक होना है। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत 9 फरवरी से होगी और पहले कार्यक्रम का आयोजन आगरा में ही किया जाना है। ताज नगरी में एग्जीक्यूटिव ग्रुप की बैठक की जाएगी, जो 10 फरवरी तक चलने वाला है। इसे लेकर आगरा का जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अच्छा लुक एंड फील शहर का रहे, उसके लिए प्रशासन के साथ साथ नगर निगम, PWD डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टूरिज्म डिपार्टमेंट इत्यादि सभी विभाग मिलजुल कर काम। G20 देशों के प्रतिनिधि आगरा में ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी के साथ जफर खां का मकबरा देखने आएंगे। इसी बाबत विदेश मंत्रालय ने प्रशासन और ASI को G20 देशों की बैठक के लिए पत्र भेजा है, जिसमें शहर के स्मारकों के अंदर और बाहर की व्यवस्था सुधारने और सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे वेरियस मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल है, आगरा फोर्ट है या फतेहपुर सीकरी है, इन सभी की जो रेनोवेशन का कार्य चल रहा है वो उसकी प्रगति अच्छी रहे। योगी सरकार G20 में आए विदेशी मेहमानों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के उत्पाद को तोहफे के तौर पर देने वाली है। और राज्यसभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण का मुद्दा गरमाया। राज्यसभा में मुद्दा भाजपा सांसद बृजलाल की ओर से उठाया गया और प्रावधानों के तहत आरक्षण की मांग की गई। भाजपा सांसद बृजलाल ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण नहीं है, जबकि BHU और AMU दोनों ही एक अधिनियम से बनाए गए हैं। BHU कानून द्वारा निर्धारित श्रेणी में आरक्षण देता रहा है, जबकि AMU में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। महोदय, दोनों एक्ट एक है, केवल हिंदू और मुस्लिम शब्द को छोड़ करके बाकी एक्ट एक है। BHU द्वारा दिया जा रहा है
और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा। एएमयू में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं है। 10% गरीब सवर्णों को भी आरक्षण नहीं है। एएमयू की स्थापना 1920 में हुई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट के तहत एएमयू की स्थापना हुई। बीएचयू की स्थापना भी उसी एक्ट के तहत हुई। बीएचयू में आरक्षण संविधान के तहत जारी है। आरक्षण पर 1951 में भी संसद में बहस हो चुकी है। पृष्ठ नंबर 3429 इससे स्पष्ट है और सेक्शन 8 जो एएमयू एक्ट है उसके अनुसार धर्म, भाषा, लिंग, प्लेस किसी जगह पर आप विभेद नहीं कर सकते। सांसद बृजलाल इससे पहले भी एएमयू में दलित पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे को उठा चुके हैं। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां-कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। बिहार के सारण में जहरीली शराब से मौत को लेकर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ, जिस पर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। विधानसभा में भाजपा ने शराब पीने से हुई मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और सदन के अंदर और बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे से नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में उन्होंने भाजपा विधायकों की तरफ इशारा किया और आग बबूला हो गए। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से भाजपा विधायक नाराज हो गए और नीतीश कुमार को माफी मांगने को कहा। भारी हंगामे के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद तो बिहार में सियासत गर्म हो गई। सोचा था कि बिहार अब बढ़िया पथ पे चल रहा है और आज फिर देखिए वही हाल चल गया है। आज नीतीश कुमार गुंडा राज के साथ हो गया है और उनकी भाषा भी गुंडा की तरह हो गया है। आज जिस तरह से उनका जो संतुलन था वो खोते हुए हम लोगों ने देखा। मुझे नहीं लगता कि वो किसके साथ आने वाले समय में रहेंगे, इसकी जानकारी उन्हें स्वयं। दरअसल बिहार के सारण में सुआपुर और मसरक थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई। अभी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन पर सीधा हमला बोला है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया है कि हमारी सेना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दे रही है। जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज पीएलए को जो वापस जो किया है वो काफ़ी उन लोगों को तारीफ करने लायक है। दरअसल जिस जगह पर भारत और चीन की झड़प हुई वो यांगसे खुद सीएम के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मुख्यमंत्री ने कहा कि वो क्षेत्र के जवानों और ग्रामीणों से लगातार मिलते रहते हैं। पहले का परिस्थिति कुछ अलग था। इट्स नॉट 1962 एनीमोर। यांगसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारा वहाँ पे यांगसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि भारतीय सेना चीन सेना की आंखों में आग डालकर मुकाबला कर रही है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना चाहिए, कितना दूर इसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और सेना का ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसी का अनुसार ही ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का व्यवस्था होगा। उधर तवांग में भारत और चीन से भिड़ंत पर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है और उनकी इस स्थिति पर पैनी नजर बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।